हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फटाफट सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं हम अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस में आपको आपसे आज डिस्कस किया है कि मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपने न्यूज़पेपर रीडिंग के टाइम को जितना कम कर सके उतना करेंगे, एंड हम 30 मिनट्स के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके द हिंदू में और इंडियन एक्सप्रेस में आई है, हम उसको जल्दी समझेंगे। और इसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है कि यार देखो, आप वैसे भी जब आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं या कोई भी आप जनरल अवेयरनेस भी करते हैं, तो आप कोई भी फैक्ट्स को ऐसे याद नहीं कर सकते एक साल तक, है ना। आपको इसके लिए वैसे भी करंट अफेयर मैगजीन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। अननेसेसरी हम टाइम इतना क्यों इसमें वेस्ट करें जस्ट टू रिमेम्बर फैक्ट्स एंड ऑल। हमें क्या करना होता है कि एक बेसिक ओवरव्यू लेना होता है कि न्यूज़पेपर में क्या क्या न्यूज़ आ रही है और क्या क्या कितनी इंपॉर्टेंट इवेंट्स चल रही हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम अपनी न्यूज़। जैसा कि आज आप देख सकते हो कि पहला ही न्यूज़ हमारी है कि जैसे कि रेखा गुप्ता आपकी न्यू चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की। एंड इन्होंने आते ही क्या किया है कि आयुष्मान भारत स्कीम, जो कि जो कि बीजेपी गवर्नमेंट कह रही थी कि आयुष्मान भारत स्कीम को आम आदमी पार्टी दिल्ली में लागू नहीं करने दे रही, तो अब जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, अब वो चाहते हैं कि आयुष्मान भारत स्कीम एक तरह से लागू कराई जाए दिल्ली में। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैबिनेट डिस्कसेस ₹2500 स्कीम फॉर वुमेन, क्राइटेरिया टू बी वर्कड आउट। ओके, जैसे कि आफ्टर बीइंग इन द एडमिनिस्ट्रेड द ओथ ऑफ ऑफिस, दिल्ली न्यू चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता and her six ministers held their first cabinet meeting Thursday evening. And Gupta later told reporters that the cabinet had passed the Ayushman Bharat, a flagship scheme of the center, and जो भी एलिजिबल पर्सन होगा उसको इंश्योरेंस मिलेगा ऑफ 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख तक का आपको इंश्योरेंस कवर एक तरह से मिलेगा अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम। ठीक है, देन अगर आप देखोगे इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इन्होंने एक तरह से अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स भी फॉर्म कर दिए और डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स दे दिए। जैसे कि इनकी ओथ सेरेमनी में क्या क्या आए थे, प्राइम मिनिस्टर आए थे, प्राइम मिनिस्टर के सामने इन्होंने ओथ ली थी। देन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अगर हम देखते हैं तो क्या होता है कि सीएजी क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जैसे आपको वो होते हैं ना, ऑडिटर्स। तो सीएजी का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट स्कीम्स को ऑडिट करना, और वो रिपोर्ट कहाँ सबमिट करी जाती है, वो सबमिट करी जाती है प्रेसिडेंट को। ओके, देन नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं कि दिल्ली पोर्टफोलियो। देखो दिल्ली में जैसी अभी एक नई चीफ मिनिस्टर बने हैं ना, आम बीजेपी इतने सालों बाद पहली बार दिल्ली में आई है, तो अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन किया है कि कौन सा मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री को संभालेगा, सो दैट एक एफिशिएंटली तरीके से दिल्ली को मैनेज किया जा सके। तो जैसे कि रेखा गुप्ता एक चीफ मिनिस्टर है और वो खुद क्या कर रहा है, उन्होंने फाइनेंस, रेवेन्यू एंड लैंड एंड बिल्डिंग को एक तरह से एडमिनिस्ट्रेट कर रही हैं। दूसरे परवेश सिंह, ये पीडब्ल्यूडी एंड वाटर कर रहे हैं। मनजिंदर सिंह क्या कर रहे हैं, फूड फॉरेस्ट इंडस्ट्रीज को कर रहे हैं। कपिल मिश्रा आपके लॉ, लेबर एंड टूरिज्म को कर रहे हैं। आशीष सूद क्या कर रहे हैं, होम मिनिस्ट्री एंड आपका पावर एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभालेंगे। रविंद्र सिंह आपका सोशल वेलफेयर को संभालेंगे, एंड पंकज कुमार सिंह हेल्थ, आईटी एंड ट्रांसपोर्ट। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया, अपने अपने मिनिस्टर्स को बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज एंड जो भी उनका एक वे होगा, उससे वो क्या करेंगे, इस मिनिस्ट्रीज को एडमिनिस्टर करेंगे। देन आपका एक और बड़ी न्यूज जो आ रही थी कि एक तरह से अभी कुछ समय क्या कहा गया था इलॉन मस्क ने कि जो हम एक तरह से फंडिंग कर रहे हैं, जो कि हम डेमोक्रेसी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया में, तो उसको अभी हमें रोक देना चाहिए। और उसके बाद इंडिया में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ये फंडिंग क्यों कर रही है अमेरिका। बट उसके बाद क्या हुआ कि अब निकल के ये आ रहा है कि वो इंडिया नहीं था, वो बांग्लादेश था। ठीक है, वो कंट्री जो थी जहाँ पे वो फंडिंग आ रही थी। तो ये लोग क्या करते हैं कि यूएस क्या करता है, कुछ एनजीओ को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को फंड करता है ताकि वो लोग डेमोक्रेसी को प्रमोट कर सके उस देश में। ठीक है, इंडिया की जगह कौन आएगी, आपकी बांग्लादेश। ठीक है, वो देश कौन था, बांग्लादेश। अब अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि एक बार न्यूज को रीड कर लेते हैं, सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें है तो हम एक बार देख लेते हैं। तो टीम मस्क फ्लैग्स ट्रम्प वेव्स बट अ फैक्ट चेक द 21 मिलियन डिड नॉट गो टू इंडिया फॉर वोटर टर्नआउट वाज फॉर बांग्लादेश। देखो वोटर टर्नआउट मतलब क्या होता है कि कितने ज्यादा और वोटर्स को हम एक तरह से
मोटिवेट करें कि वो एक तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए। बिकॉज क्या होता है, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं या अंडर डेवलप्ड नेशंस होते हैं, वहाँ पर लोग डेमोक्रेसी पे इतना बिलीव नहीं करते, तो उसको प्रमोट करने के लिए वो इलेक्शन प्रोसेस को और बेहतर बनाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आने में, वोटर्स को मोटिवेट करने में कि वो लोग जाएं और पार्टिसिपेट करें इन डेमोक्रेसी, तो इसलिए वो लोग थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजेंसीज गॉट 13.4 मिलियंस फॉर रेंज ऑफ प्रोग्राम्स बांग्लादेश, जैसे पॉलिटिकल एंड सिविक एंगेजमेंट हो सके अमंग द यूथ प्रोजेक्ट दैट क्वेश्चन पोल्स अंडर द हसीना। ठीक है, तो जैसा कि आपने इस न्यूज में भी देखा कि अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, डोज याद है आपको, हमने पहले भी बताया था कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, तो जैसे ही यूएस एक तरह से यूएस में जैसे ट्रम्प आते हैं, तो वहां पे उनका काम क्या है कि उनका जो ट्रेड डेफिशिट है या एक तरह से जो डेफिशिट है, देखो उन्होंने क्या किया कि जो डेट सीलिंग्स है ना, एक तो पहली बात तो वो इंक्रीज कर दी है, और दूसरा जो अमेरिका के ऊपर डेट है, मीन्स जो लोन है या उधार है एक तरह से अमेरिका के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू द जीडीपी, कि जितना वो कमा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा लोन अमेरिका ने ले रखा है। तो उसको रिड्यूस करना उनका सबसे बड़ा टारगेट है, और उसके लिए उन्होंने एक तरह से एक डिपार्टमेंट बनाया है जिसका नाम है डोज। उसका काम सिंपल ये है कि जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जितने भी एक तरह से गवर्नमेंट में खर्चे होते हैं ना, उसको मैनेज करना और ट्राई करना कि जितने कम से कम खर्चे कर सकें। तो उसी इनिशिएटिव में वो क्या कह रहे हैं कि हम ये जो फंडिंग हो रही है 21 मिलियन की डेवलपिंग नेशंस को, वो भी हम बंद करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी क्वेश्चंस फॉर द फॉरेन रूल्स, कि यार ये क्या फॉरेन, एक तरह से कि जो फॉरेनर्स हैं उनका क्यों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस में। बट अब क्लैरिफिकेशन आ चुकी है कि वो बांग्लादेश था, ना कि इंडिया। देन आपका देखते हैं कि एक और बड़ी न्यूज, वो है आपकी बॉडीज ऑफ इसराइल। एक मिनट। सो सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बॉडीज ऑफ इजरायली वुमेन, हर टू यंग सन्स अमंग द फोर हैंडेड ओवर बाय द हमास। अब ये क्या हुआ है इसके बारे में समझते हैं। देखो जैसे आपको पता है कि पीस प्रोसेस है ना, एक सेकेंड, यस। सो पीस प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, एक सेकेंड। सो यस, अब देखते हैं कि नेक्स्ट न्यूज में क्या होता है कि पीस प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है किसके बीच में, आपके आपके इसराइल एंड हमास के बीच में, है ना। इसराइल और हमास के बीच में एक तरह से पीस प्रोसेस हो रहा है, जो कि कौन कर रहा है, आपका यूएस, जिसमें यूएस एक तरह से मीडिएशन कर रहा है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कीजिए। और उस रिजोल्वेशन में क्या हुआ कि अब एक तरह से सीज फायर हो चुका है कि कोई भी अब एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा। और उस प्रोसेस में क्या किया गया है, जो हमास थे जिन्होंने एक तरह से उन्होंने हॉस्टेज बना रखा था, उन सबको रिलीज कर दिया गया है। तो वहां पे क्या किया गया है, अब एक तरह से लोग ना शोक मना रहे हैं कि यार इतने सारे लोग जो मारे गए थे, उनको जब हैंड ओवर करा जा रहा है वापस, तो पीपल गैदर टू रिसीव द बॉडीज इन टेल अवीव ऑन थर्सडे, है ना। एंड वन ऑफ द बॉयज वाज द यंगेस्ट कैप्टिव, बहुत ही सबसे छोटा बच्चा था वो, उसको भी इन्होंने बंदी बना के रखा हुआ था। एंड टेकन ऑन October 7 व्हेन ही वाज 9 मंथ ओल्ड, तो 9 महीने का वो बच्चा था। ठीक है, तो देखो, following the October 7 2023 attack, the remains were said to be Shri Bibas and her two children, Arya and Kirill, as well as Odis, who was 83 when he was abducted। ठीक है, तो बेसिकली यही न्यूज है कि अब हमास एक तरह से वापस कर रहा है, एंड एक तरह से पीस प्रोसेस वो लोग बना रहे हैं। देन अगर हम देखते हैं एक अगली न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट स्टेज लोकपाल ऑर्डर्स ऑन पावर ओवर हाई कोर्ट जजेस। तो सबसे पहले तो देखो आपको ना लोकपाल के बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। जब भी आप कहीं भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको लोकपाल के बारे में पढ़ाया जाता है, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। देन सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्या 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 पावर्स होती है, लोकपाल की क्या पावर्स होती है, क्या जुरिस्डिक्शन होती है। बिकॉज अभी यहाँ पे हमें क्लैश होते हुए दिख रहा है, और इसका रीजन क्या है कि special bench terms top anti-corruption ombudsman interpretations very disturbing after it passed an order giving itself a jurisdiction to investigate complaints against high court judges। तो देखो क्या होता है ombudsman, क्या होता है ombudsman, आपके वो होते हैं कि वो लोग जो भी करप्शन से रिलेटेड, या पहले क्या होता था, देखो लोकपाल बिल कैसे आया था अगर आपको पता हो,
लोकपाल बिल आया था कि आपके आपके अन्ना हजारे ने एक मूवमेंट किया था ना हमारे, कि वो लोग, कि देखो, हम अगर चोरी करते हैं, हम अगर करप्शन करते हैं, तो हमें तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट ही करप्शन कर रही है तो गवर्नमेंट को पकड़ने वाला कौन होगा? आप समझ रहे हो? एक सिंपल सा सवाल पूछा था कि यार हम लोग कुछ गलत करते हैं, हम लोग करप्शन करते हैं, तो हमें तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन अगर गवर्नमेंट ही चोरी कर रही है तो इसको कौन पकड़ेगा? तब जाके लोकपाल बिल एक तरह से पास किया गया था कि आप लोकपाल को कंप्लेन कर सकते हैं और लोकपाल के पास पावर होगी कि वो इन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर एक तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा, और अगर उनकी कहीं भी गलती पाई जाती है तो उनको अरेस्ट भी किया जाएगा। तो वही यहाँ पे क्या हुआ कि लोकपाल ने क्या किया, अभी हाईकोर्ट के जजेस के अगेंस्ट ही केस ओपन कर दिया। और ये देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को, कि आप हाई कोर्ट जजेस के ऊपर ऐसे कैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हो? आपने अपनी एक तरह से ब्रीच ऑफ जुरिस्डिक्शन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम यही पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे स्टेड अ लोकपाल ऑर्डर ब्रिंगिंग अ हाई कोर्ट जजेस अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन। है ना, अगर दिख रहा है आपको कि क्या बोला जा रहा है, कि आपके जुरिस्डिक्शन में ये नहीं आता है तो आप क्यों इसको कर रहे हैं? ठीक है, टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑन January 27, Lokpal ordered a special bench of Justice B.R. Gawai and three other judges, and said that it impacted the independence of the judiciary. The bench, in a brief hearing, was offered assistance by senior advocate Kapil Sibal and this, so Solicitor General. So अगर देखो बेसिकली मैं समझा देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जजेस आर पब्लिक सर्वेंट्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बट आर नॉट पब्लिक सर्वेंट अंडर द लोकपाल एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। वो क्या कह रहे हैं कि ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है चीज, सुप्रीम कोर्ट जजेस जो होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं अंडर द करप्शन एक्ट, लेकिन वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है अंडर द लोकपाल एक्ट। तो ये लॉ के ना बहुत सारे छोटी छोटी न्यूएंसेस होते हैं जो आपको इंपॉर्टेंट होती है पढ़ना। जैसे लोकपाल January 27 order defines the rules and conditions under which it will inquire complaint against the High Court judges. And the Supreme Court was established by the Constitution. The High Court pre-existed the Constitution and are only recognized by it. तो ये जो रिकॉग्नाइज होंगे हाई कोर्ट वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ जज ऑफ हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विल कम विद इन द एम्बिट ऑफ एक्सप्रेशन एनी पर्सन ऑफ द लोकपाल एक्ट। तो ये भी एक पॉइंट बोला गया है कि सर जो भी एक जजेस होता है हाई कोर्ट का वो स्टैब्लिश किया गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से। तो एनी पर्सन जो एक्सप्रेशन है उसमें ही आपके हाई कोर्ट जजेस भी आते हैं। देयर इज अ प्री कंडीशन टू कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर इनिशिएटिंग अंडर द सेक्शन 20 ऑफ द लोकपाल एक्ट अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट लॉन्च अगेंस्ट हाई कोर्ट जजेस। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट जजेस के अगेंस्ट आपको कोई कंप्लेंट करनी है तो पहले आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एक तरह से कंसल्टेशन लेनी चाहिए थी। ठीक है, देन ठीक है, नेक्स्ट न्यूज अगर हम देखते हैं तो यूपीआईज इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, है ना। तो अभी देखो क्या हुआ कि यूपी का एक तरह से बजट आया है ना, यूपी ने अपना बजट पेश किया है, तो उसमें उन्होंने क्या फोकस किया गया है, यूपी के बजट में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे वो लोग, टेक्नोलॉजी बूस्ट करेंगे विद 8 लाख करोड़ बजट। तो वो लोग 8 लाख करोड़ का बजट उन्होंने बनाया एंड फोकस ऑन कमिटमेंट ऑफ डबल इंजन गवर्नमेंट टू एक्सपैंड इकोनॉमी से सीएम एंड आउटलेट इज 9.8% हायर देन द प्रीवियस ईयर। इट फेल्स टू एड्रेस द नीड ऑफ द यूथ फार्मर्स पुअर सेज एसपी। ओके, तो अगर हम बेसिकली देखें तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सबसे पहले आपका 5 करोड़ फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। अगर आपको दिख रहा होगा इसमें तो मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे देखा हुआ है कि 5 करोड़ फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी करेंगे, वो एक एआई सिटी बनाएंगे। वहाँ पे क्या होगा कि टेक्नोलॉजी जैसे हब है ना, जैसे बैंगलोर एक हब है, तो ट्राई कर रहे हैं यूपी के सीएम कि हम भी एक एआई सिटी बनाए जहाँ पे लोगों को रोजगार मिले, वहाँ पे एक तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो एंड ऑल। 3 करोड़ फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क, एक रिसर्च पार्क होगा जहाँ पे वो लोग रिसर्च एंड ऑल करेंगे। 50 करोड़ फॉर साइंस पार्क, 58 अर्बन बॉडीज टू बी डेवलप्ड। ठीक है, then 1 lakh micro for the micro enterprise to be established annually, 500 megawatt solar power करी जाएगी। 968 करोड़ का फॉर एससी स्टूडेंट स्कॉलरशिप, देन 578 करोड़ फॉर पूर्वांचल रीजन डेवलपमेंट, कि पूर्वांचल रीजन जो है उसको डेवलपमेंट के लिए 575 करोड़ वो लोग लगाएंगे।
देन 425 करोड़ फॉर बुंदेलखंड रीजन डेवलपमेंट। ठीक है, इस तरह से वो डेवलपमेंट में ऑल दैट पे काम करेंगे। देन अगर हम नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि इज कंजम्पशन इनफ टू ड्राइव ग्रोथ। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आपको इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है समझना। और इसका मेन कारण है कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा दो चीज़ों के ऊपर। देखो, सबसे पहला है आपका कि कोई भी, अगर हमें ग्रोथ, जब हम बात करते हैं ग्रोथ की, है ना, सो ग्रोथ किस किस तरह से होती है वो समझो। देखो, ग्रोथ होती है एक तरह से डिमांड, जब हम डिमांड इंक्रीज करते हैं, है ना। डिमांड इंक्रीज करना मतलब कंजम्पशन इंक्रीज करना, है ना। दूसरा क्या चीज़ है आपकी, वो है सप्लाई, जब हम इंक्रीज करते हैं, सप्लाई इंक्रीज करते हैं। अब सप्लाई इंक्रीज कैसे होती है, वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट से, कि जब हम इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं। अब लेकिन यहाँ पे जो राइटर बात कर रहा है वो कह रहा है कि यार आप एक चीज बताओ, अगर हमें ग्रोथ ही अचीव करनी है ना, अगर हमें ग्रोथ अचीव करनी है तो इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हम डिमांड बढ़ानी चाहिए या हमें सप्लाई बढ़ानी चाहिए, है ना, और किस पे हमें पहला फोकस करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या बात करता है, एन इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, वन इज सप्लाई एंड सेकंड इज द डिमांड। ठीक है, बट अमंग द सोर्स ऑफ डिमांड इन्वेस्टमेंट स्टैंड्स आउट फॉर इट्स एबिलिटी टू क्रिएट मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड कंजम्पशन कैन ओनली फॉलो, नॉट लीड फॉर द ग्रोथ। ये लोग कह रहे हैं कि जो कंजम्पशन है, ठीक है, जो कंजम्पशन है वो सिर्फ एक सिंगल फैक्टर एक तरह से होता है, और ये सिर्फ फॉलो कर सकता है ग्रोथ को, ना कि लीड कर सकता है। कि डिमांड के बेस पे आप ग्रोथ नहीं ला सकते, आपको ग्रोथ लानी पड़ेगी इन्वेस्टमेंट पे। जब आप लोग खर्चा करेंगे, जब गवर्नमेंट एक तरह से एक्सपेंडिचर्स करेगी, उससे डिमांड इंक्रीज होती है, उससे ग्रोथ इंक्रीज होती है। ठीक है, और इससे क्या होता है, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मीन्स देखो, जैसे मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग बना रहा हूँ, है ना, तो जब मैं बिल्डिंग बनाता हूँ तो इससे क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर्स एक तरह से ग्रोथ में आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सीमेंट सेक्टर इम्प्रूव होगा, स्टील सेक्टर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, रियल एस्टेट पे पड़ेगा, उसके बाद लोग जो लेबर है एम्प्लॉयमेंट पे पड़ेगा। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट पड़ता है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेयर एज कंजप्शन में सिर्फ सिंगल फैक्टर ही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, अगर आपके पास टाइम होगा तो डेफिनेटली इस आर्टिकल को भी पढ़ना। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और आपको इकोनॉमी में या कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे जैसे एन इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली सेलिंग ऑफ टू बोट्स टग्ड ईच अदर, है ना। वेयर क्या बोला गया है कि जैसे कंपेयर टू द इन्वेस्टमेंट द मल्टीप्लायर इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम द इंक्रीज कंजम्पशन इज मच वीकर। इफ इनकम इंक्रीजेस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीज, बट द रिलेशन डजंट स्ट्रांगली इनफ इन द रिवर्स डायरेक्शन। ठीक है, देन आपका हम देखते हैं कि when people will be able to take a dip in यमुना it will be a dream come true। तो देखो, जैसे कि आपने देखा कि अभी दिल्ली के इलेक्शन में जैसी बीजेपी गवर्नमेंट जीती तो उन्होंने दो काम किए। सबसे पहले क्या काम किया उन्होंने, यमुना को इम्प्रूव किया गया, है ना, यमुना को साफ करने का उन्होंने काम स्टार्ट कर दिया। दूसरा उन्होंने क्या किया, यहाँ पे यमुना आरती स्टार्ट करी गई। और अब तीसरा काम वो क्या कर रहे हैं आपकी, एक एक सेकेंड, है ना, इसको ठीक से लिख देते हैं ताकि आपको भी पता रहे। तो देखो, यमुना आरती, यमुना क्लीन करने लग गए हैं वो, यमुना आरती करने लग गए हैं। एंड थर्ड इज आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। एंड थर्ड इज आपका 2500 फॉर वुमेन, है ना। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको थोड़ा इसको जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये चार काम अभी तक अ, दिल्ली के सीएम ने फटाफट स्टार्ट कर दिए हैं। तो आफ्टर टेकिंग ओथ एट रामलीला मैदान द डे, द चीफ मिनिस्टर, हर कैबिनेट एंड बीजेपी लीडर्स रीच द घाट। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे एक तरह से यमुना आरती करी गई ताकि एक तरह से अपने कल्चर को प्रिजर्व करा जा सके। ओके, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देन नेक्स्ट आर्टिकल अगर हम देखते हैं यहाँ पे, देखो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसको आप थोड़ा नोट कर सकते हैं, इसको नोट्स बना सकते हो, बिकॉज ये कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, है ना, कहीं पे भी अगर आंसर्स एंड ऑल लिख रहे हो। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज ऑफ जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर टाइप, इंडिया एंड चाइना। अगर हम इंडिया चाइना के एक्सपेंडिचर को देख सके जीडीपी के बेस पे, है ना, तो प्राइवेट कंजप्शन इंडिया में क्या होता है 60% होता है, वेयर एज चाइना में सिर्फ 39.1% होता है।
इन्वेस्टमेंट 30.8 होता है जीडीपी का, और चाइना में होता है 41.3% एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 10.4, हमारी सरकार जीडीपी का 10% एक तरह से एक्सपेंडिचर करती है, वेरे यहाँ पे 16.5 करा जा सकता है। एक्सपोर्ट में 21 एंड 19.8। तो बेसिकली है ना, तो जीडीपी पर कैपिटा अगर आप देखोगे तो हमारा है 2481। तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम है, वेरएज इनकी क्या है 12,614, जो कि चाइना की बहुत ज़्यादा है। वेरएज हम दोनों ही 1991 के आसपास हम दोनों सेम जगह पे थे, बट उसके बाद चाइना ने एक बहुत बड़ी जंप ली। तो चाइना का पर कैपिटा इनकम आप देख रहे हो 12,000 पे है, वेरएज हमारा अभी तक सिर्फ 2400 पे ही है। ठीक है। देन नेक्स्ट एंड आज का लास्ट आर्टिकल हम देखते हैं कि आईबी मिनिस्ट्री वॉर्न्स ओटीटी अगेंस्ट द ऑब्सीन कंटेंट, मिनिस्ट्री साइट्स कंप्लेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। है ना, ये बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है, एमपी से आ रही है, स्टैट्यूटरी बॉडी से आ रही है, डायरेक्ट स्ट्रीमिंग सर्विसेज टू इन्फोर्स एज बेस्ड रेटिंग फॉर मैच्योर कंटेंट इन अगेंस्ट विद द 2021 रूल। देखो जैसे कि आपको पता ही है कि अभी एक कंट्रोवर्सी हुई है ना, समीर रायना का जो लेटेंट शो है उसके बेस पे, है ना। तो जैसा कि आपको पता चला कि यार अभी है ना, रणवीर अलावादिया एक फेमस पॉडकास्टर है, उनके बेस पे एक तरह से इनके इनकी वजह से इन्होंने कुछ एक ऑब्सीन रिमार्क्स कर दिया था अबाउट द पेरेंट्स, और उसके बेसिस पे फिर एक डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या आपको कॉमेडी के नाम पे आप वल्गैरिटीज को प्रमोट कर सकते हैं। इसी के बेस पे एक तरह से आईबी मिनिस्ट्री ने वार्न किया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को, कि देखो अगर आप लोग कंटेंट किसी भी तरह से डाल रहे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि आप एज रिस्ट्रिक्शन लगा सको, कि कोई भी बच्चा अगर इन चीज़ों को देख रहा है तो वो उसमें कोई भी अगर वल्गैरिटी हो तो आप उसको क्लियरली बता सको, है ना, कि ये कंटेंट उनके लिए नहीं है। देन जैसे अगर हम देखेंगे कि कुछ कुछ इन्होंने क्या एडवाइस करी कि आप इंश्योर एज बेस्ड क्लासिफिकेशन करोगे, इन्फोर्स करोगे एज रेटिंग फॉर मैच्योर कंटेंट, अवॉइड प्रोहिबिटेड कंटेंट करोगे, एंड फॉलो आईटी रूल्स 2024 फॉर कंटेंट मॉडरेशन, कि कंटेंट में आप इतना भी गंदगी नहीं दिखा सकते। कंप्लाई विद रूल्स सच एज पॉक्सो एक्ट, आईटी एक्ट एंड भारत न्याय संहिता। देन लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या है आपकी, कि इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, आईटी एक्ट, ये सब चीजें एक्ट इन पे लगती है। तो ओटीटी को भी, ओटीटी क्या है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो है उनको भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के न्यूज़पेपर में देखो इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, एंड अननेसेसरी हम आर्टिकल्स पढ़ना हमें जरूरी नहीं है। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि एक बार अगर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो आप एक बार न्यूज़पेपर को रीड कर सकते हो, इन्हीं न्यूज़ पे थोड़ा और ध्यान से पढ़ सकते हो, बट अननेसेसरी टाइम अननेसेसरी वेस्ट करना इम्पोर्टेंट ज़रूरी नहीं है। एंड आज ज़्यादा कुछ इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी मुझे नहीं दिखे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।